हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ चुके हैं, उसके लिए फॉर्मूला जान चुके हैं कि इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, तो पर यूनिट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर बात करें तो इनकी लाइंस की सघनता, उनके डेंसिटी के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जान चुके हैं कि नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी। तो अब मान लिया गया कोई एक सरफेस एरिया या कोई सरफेस एरिया इस बॉडी का हो गया और इसे प्लेस कर दिया गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। तो इसका सरफेस एरिया एस और इसे प्लेस कर दिया गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। इस रीजन पे इसे प्लेस कर दिया गया। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इसे प्लेस कर दिया गया तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसमें से। ये पीछे से आ रही हैं या यहाँ से इसे गायब कर दें, यहाँ से ये निकल रही हैं, इसमें से पास होने वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इस प्रकार से। तो अब हमें इसके लिए अगर फ्लक्स फाइंड करना होगा तो फ्लक्स होता ये है कि टोटल इस रीजन से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही होंगी उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, मतलब इसमें से लंबवत गुजरने वाले नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके सरफेस एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लिया गया कोई एक सरफेस एरिया ये हो गया, जैसे कोई बुक हो गया, इस प्रकार से ये कॉपी हो गई, इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया सरफेस एरिया और इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर किसी भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में इसे प्लेस कर दिया गया जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, तो इस सरफेस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट्स को, मतलब इसमें से जो भी लंबवत गुजरने वाले कंपोनेंट्स हैं उन्हें ले लिया जाएगा और इस सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो टोटल इस एरिया से, इस सरफेस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस हमें मिल जाएंगी और उन्हीं की संख्या को कहा जाएगा फ्लक्स। तो अब अगर देखें इसे तो इसे मान लिया गया कोई एक सरफेस एरिया एस है जिसे प्लेस कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई में। इसमें एक एलिमेंट्री एरिया काट लिया गया, इस प्रकार से एलिमेंट्री एरिया काट लिया गया जिसका सरफेस एरिया है डी एस। इसके लिए सरफेस एरिया हो गया डी एस। तो स्मॉल सरफेस एरिया डिफरेंशियल पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया था एस और स्मॉल ये एलिमेंट्री जो रीजन काट लिया गया, एरिया काट लिया गया, इसका सरफेस एरिया है डी एस। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा फ्लक्स फाई, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई इलेक्ट्रिक के लिए सफिक्स ई लिखा जा सकता है, नहीं भी लिखें तब भी हम लोग हेडिंग पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अब ये होता क्या, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और सरफेस एरिया मतलब एस के गुणनफल के प्रोडक्ट के ये बराबर होता है। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू एस। लेकिन हम लोग इसे काट लिए एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री रीजन हो गया, एलिमेंट्री एरिया हो गया। इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो मान लिया गया इसमें से जो पास हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो तो हो गई ई, बाकी जो सरफेस एरिया इसका एलिमेंट्री पार्ट एरिया का जो सरफेस है वो है डी एस। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स होगा, ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये तो हो गया छोटा सा जो पार्ट, छोटा सा जो एरिया है एलिमेंट्री एरिया, इसमें से ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। अब उसके लिए अगर फ्लक्स फाइंड किए तो
फ्लक्स के लिए इसका लिया जाएगा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू एरिया, तो परपेंडिकुलर इसमें से पास होने वाले कंपोनेंट हो गए ई इनटू इस एरिया का मल्टीप्लिकेशन, तो एरिया है ds, तो ds का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करें, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो ई हो गया नॉर्मल कंपोनेंट इनटू टोटल सरफेस एरिया की अब बात करें, क्योंकि टोटल फ्लक्स फाइंड करें तो टोटल इस सरफेस एरिया के लिए फाइंड करेंगे, तो टोटल एरिया है एस, तो ये हो जाएगा ई इंटू एस। तो टोटल फ्लक्स के लिए हमें फॉर्मूला हो गया, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ई इंटू एस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो पास कर रही होगी इस सरफेस एरिया के नॉर्मली लंबवत। तो यहाँ पे इसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं भी लिखें तब भी हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। तो इसके लिए लिख दिए हैं आपके लिए एक्सप्रेस कि क्या और लिखना है एग्जाम में, लिखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट फाइंड करना है, कौन सा, परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब वो कंपोनेंट जो इस एरिया के परपेंडिकुलर पास कर रहा हो, एंड एरिया मतलब यही सरफेस एरिया, तो इसके लंबवत परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसका और सरफेस एरिया का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये हो गया सरफेस एरिया मतलब एरिया और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू एरिया हो गया ये ई। अब अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो मान लिया गया इस प्रकार से ये सरफेस एरिया है और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लिया गया एलिमेंट्री रीजन एलिमेंट्री एरिया ये हो गया, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे पास हो रहा है इधर से, जबकि हमें जो वैल्यूज चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो चाहिए नॉर्मल इधर की डायरेक्शन में। इससे मान लिया गया ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो फोर्स की तरह ये भी इधर की ओर डाइवर्टेड है, इसके लिए इसका किया जा सकता है रिजोल्यूशन, और वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ें कि इस प्रकार से अगर मान लिया गया कोई एक वेक्टर है, वेक्टर इस प्रकार से है और थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल अगर बना रहा है इसकी वैल्यू मान लिया गया अगर ई है, तो इसे अगर इस पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसमें अगर एंगल साइन थीटा अगर अप्लाई करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ई इसकी वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ई। तो P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी हमें E साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट तो हो जाएगा E कॉस थीटा। इसे यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है E इंटू साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई E साइन थीटा। अब हमें यहाँ से बेस की भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, बेस की वैल्यू की अगर बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू ये इसे b से रिप्रेजेंट कर दिए, हाइपोटेनस e है ही तो ये हो गया e, तो b बेस लिखा जा सकता है e cos थीटा। तो रिजोल्यूशन करें अगर तो इसे लिखा जा सकता है e साइन थीटा और इसे लिखा जा सकता है e cos थीटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर की ओर डाइवर्टेड है मेकिंग एंगल थीटा, तो अगर इसका रिजोल्यूशन करें तो नॉर्मल कंपोनेंट जो इससे परपेंडिकुलर पास हो रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिजोल्यूशन करने पे हमें मिल रहा है e cos थीटा, मतलब इसे लिखा जा सकता है इस कंडीशन में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो या जो लाइंस हैं वो अगर थीटा एंगल बनाते हुए इससे पास हो रही हैं तो उसका भी हम लोग लेंगे नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट अगर इसे ले रहे हैं जो इससे परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये ई कॉस थीटा। तो अगर इसे लिखें अब फिर से इस डायग्राम के लिए मान लिया गया जो एलिमेंट्री एरिया था उसका एरिया था ds और इससे जो नॉर्मल कंपोनेंट बाहर की ओर आ रहा है ये तो एंगल थीटा बना रहा था e, अब इसके नॉर्मल अगर कंपोनेंट लिया जाए तो ये है e cos थीटा, तो इसके लिए फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इसके लिए नॉर्मल कंपोनेंट, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पास होने वाला ये है e cos थीटा इनटू सरफेस एरिया ds। तो ये हो गया इसके लिए
सरफेस एरिया ds और नॉर्मल कंपोनेंट मतलब इससे परपेंडिकुलर पास होने वाला कंपोनेंट, ये हो गया ई कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो ये क्या है, इसका हमें पूरा करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और कौन सा इंटीग्रेशन होगा, ये पूरा सरफेस फाइंड करना है तो सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो यहां से लिखा जा सकता है टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा, इसका टोटल का इंटीग्रेशन हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये हो गया ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी एस। या फिर एक लाइन और लिखें तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, ये तो हो गया सरफेस इंटीग्रल, और ई कॉस थीटा मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये है नॉर्मल कंपोनेंट ई एन इंटू डी एस। तो ये दोनों फॉर्मूले टोटल फ्लक्स के लिए इसे भी एक्सप्रेशन के तौर पे यूज किया जाएगा आगे। तो या फिर एक और लाइन में इसके लिए एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू या पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी एरिया होगा उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है पास हो रही होंगी तो उनका जो नॉर्मल कंपोनेंट है और जो सरफेस एरिया का कंपोनेंट है दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।